अस्सलाम वालेकुम। सलाम करना चाहिए चलते फिरते कभी भी, दुआ है सलामती। चलो, अब यहां पर देखो, बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। जैसे उसने यहां पर उसको डिफाइन किया है, इट इज द इंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड। याद रखिए, जब हम बॉन्ड ब्रेक की बात करते हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, वन मोल ब्रेक होता है। और हमेशा आपको याद रखना है ये बेसिक, वन मोल के अंदर कितने आते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं। ये यूनिट है, जैसे डजन। डजन, एक डजन बोले तो 12 केले जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। अरे समझा क्या? हाँ, डजन एक यूनिट है। डजन बोले तो 12 नंबर, समझा आपको? 10 और 2, ठीक है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या किया? उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक्सपेरिमेंट में बताया कि जो मोलार मास होता है किसी भी मॉलिक्यूल का मोलार मास, उसके अंदर अप्रोक्सीमेट इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एग्जैक्ट नहीं आता, हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा अलग आता है। 6.022 10⁻23 6.02423 अलग अलग आते हैं। एवरेज उसने निकाला सबका 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत होते हैं, पॉइंट हटाकर आपको 20 जीरो लगाना पड़ेंगे, इतने होते ही है। दुनिया में भी इतनी आबादी नहीं है, इतना नंबर बड़ा होता ही है, अरबों खरबों, समझा आपको? तो वैसे हम जब बात करते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल इतना छोटा है आप देख भी नहीं सकते, एक बॉन्ड कैसे टूटा उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट भी है, निकाल सकते हैं लेकिन ठीक है। तो वन मोल की बात हो रही है यहां पर, तो इसे कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। तो व्हाट इज बॉन्ड इंथैल्पी? द इंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड। इंथैल्पी मतलब एनर्जी चेंज। enthalpy change when one mole of specific bond breaks. Specific bond breaks. ओके, जैसा उसका एकदम बेसिक एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, वो है HCl बॉन्ड। इस बॉन्ड को यहां पर कहा जाता है, उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। H बॉन्ड, ये HCl का 431 है, वो 435 होता है। H बॉन्ड H, ये अपने को ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड अपन ने ब्रेक किया तो अपने को मिल गए 2 हाइड्रोजन। तो ये जो बॉन्ड को ब्रेक किया अपन ने, कितने मोल लेना पड़ेंगे अपने को? 1 मोल, ठीक है। 1 मोल, 1 मोल मतलब कितने H2 आएंगे उसके अंदर, बोलो? 6.022 इंटू 10⁻23 H2। इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स मतलब 1 मोल ब्रेक करने के लिए जो यहां पर एनर्जी लगने वाला है, जो आप एनर्जी सप्लाई करने वाले हैं, एनर्जी, इसको ब्रेक करने के लिए, उसको कहते हैं बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। हम उसको ब्रेक कर रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं उसको? सो डेल्टा H, और यहां पर लिखा हुआ आता है डिसोसिएशन शॉर्ट में ऐसा। तो वो होता है 435 किलो जूल पर मोल। देखो यहां भी लिखा हुआ है पर मोल, पर मोल मतलब 1 मोल, समझा आपको? और ये मोल जो पर मोल है उसको नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिखना है, तो कैसे लिखते हैं? किलो जूल मोल इनवर्स, समझा आपको? ये जो है ना पर मोल डिवाइड है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऊपर लाए तो क्या लिखना पड़ेगा? पावर -1। दोनों एक ही बात है। इतना एनर्जी लगता है H2 को ब्रेक करने के लिए। वैसे उसने एक एग्जांपल यहां पर दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ HCl। जरा ध्यान से देखेंगे आप, बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ HCl, ये बॉन्ड ब्रेक करना है अपने को। अगेन 1 मोल लिया है इसको, और जब हमने इसको ब्रेक किया तो क्या बनेगा? एक H और एक Cl। लेकिन ये भी पॉइंट याद रखना है कि गैसियस स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में होते हैं ये?
जो ब्रेक हो रहे वो भी गैसियस स्टेट में है, ये आपको याद रखना है, लिक्विड स्टेट में नहीं, क्योंकि लिक्विड स्टेट से गैस में लाने के लिए अलग एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक है, याद रखो ध्यान से। अगर हमको सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो हीट देना पड़ेगा कि नहीं, डेल्टा मतलब हीट, तो सॉलिड से लिक्विड में जाना है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर अपने को लिक्विड से जाना है गैस में, क्या बोलेंगे इसको, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अरे बोलो ना। और अगर अपने को सॉलिड से जाना है डायरेक्ट लिक्विड में तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको, मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये जो प्रोसेस है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस को क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन प्रोसेस, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन। अरे समझा क्या, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इधर। तो ये HCl को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन जो लगी यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एच डिसोसिएशन, वो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 431 किलो जूल पर मोल। समझा आपको। अब ये तो हो गया मोनो एटॉम या मोनो बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक ही बॉन्ड होता है, दो ही एटम है, दोनों को सेपरेट करना है। लेकिन अब जिसके पास एक से ज्यादा एटम्स है, सॉरी दो से ज्यादा एटम्स है, जिसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो से ज्यादा उसके पास यहां पर एटम्स है, तो डेफिनेटली बॉन्ड्स भी मोर देन वन रहेंगे उसके पास। और एक से ज्यादा बॉन्ड जब किसी के पास है तो एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का नेचर चेंज होते जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं, इसका नाम है मीन बॉन्ड इंथैल्पी या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको, मीन या एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। यहां पर एवरेज निकालना पड़ता है, किसी एक को कंसीडर नहीं करेंगे हम। कैसे, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर एग्जाम्पल बॉन्ड इंथैल्पी का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहां पर दूसरे वैल्यूज दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं यहां पर वाटर का ले लेते हैं, H ब्रेक एंड OH ब्रेक। ओके, 502 और 427, ये है वाटर H2O। 1 बाय 1 बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद बनेगा H गैसियस स्टेट में और OH भी गैसियस स्टेट में। तो यहां पर अपने को डेल्टा H सप्लाई करना पड़ता है। डेल्टा H कितना बोला मैंने, 502 किलो जूल पर मोल बॉन्ड इसके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये OH जो बना है इसको ब्रेक करते हैं। ये OH जो अलग हुआ है इसको ब्रेक करते हैं, तो ये H गैसियस और ये क्या बनेगा, O गैसियस। इस पर चार्जेस आते हैं लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको भी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेल्टा H1, इसको बोलेंगे डेल्टा H2। और यहां पर कितनी वैल्यू है, 427 किलो जूल पर मोल। तो इसका एवरेज निकाला जाता है। कितने बार बॉन्ड तो ब्रेक किया हमने, 2 बार। तो आप निकालेंगे डेल्टा H एवरेज। डेल्टा H एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। 2 बार बॉन्ड ब्रेक किए तो क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2।
तो बोलो 502 प्लस 427 कितना होगा? बोलो 729 022 5 और 4 9 कितना हो गया है? डिवाइडेड बाय 2। चलो 2 से सॉल्व करो उसको। 4 4 6 5 और भी आगे आएगा, छोड़ दो उसको। किलो जूल पर मोल। समझा आपको? इसको बोलते हैं एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? अब थोड़ा यहां पर नजर दौड़ाइए आप लोग, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। आपको यहां पर एच एच बॉन्ड की वैल्यू मैंने बताया 435 436 अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है? ओके। अब सी एच का ब्रेकिंग देखिए आप कितना है? 413। क्यों कम है हालांकि ये ज्यादा है 436? उसका रीजन एक तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, उसमें अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव है, आसानी से ब्रेक होंगे। दूसरा एक एच की बात हो रही है ना, कार्बन के पास 4 एच होते हैं ना, उन सबका एवरेज अलग निकलेगा। समझा? अरे समझा क्या? तो 413 सीसी बॉन्ड 348 एच से ज्यादा होती है, तो ये पॉइंट आप याद रखो, ऑर्गेनिक में अपने काम आएगा। सीसी बॉन्ड इज वेरी स्टेबल। एच एच को ब्रेक करने के लिए 436 लगती है, जबकि सीसी को ब्रेक करने के लिए 348 लगती है किलो जूल एनर्जी, जो कि 83 किलो कैलोरी के आसपास जाती है। ठीक है, वो अभी हम कन्वर्जन के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दो। अब सीसी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में सीसी डबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है कि कम है? हाँ, 348 का डबल कितना होता है? 348 का डबल नहीं ना, 690। हाँ, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल होना चाहिए था ना, लेकिन डबल नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है, और अपने को पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। तो इसको जितना एनर्जी लगेगा उतना एनर्जी पाई बॉन्ड को नहीं लगेगा, वो आसानी से टूट जाएगा। समझा? इसलिए डबल नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा लेकिन डबल नहीं मिलेगा। ये पॉइंट समझा आपको? अरे ये पॉइंट समझा क्या? फिर आगे बढ़ते हैं हम। सीसी ट्रिपल बॉन्ड कितना एनर्जी है? 839, डबल से ज्यादा है, लेकिन क्या सिंगल का 3 टाइम्स है ये? नो, क्योंकि अगेन एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। समझा आपको? तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगता है, स्टेबल होता है। वो दरवाजे पे लिखा है, अरे इधर देखो। जबकि 2 पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक बॉन्ड है, वो आसानी से ब्रेक होते हैं। लेकिन तो भी ट्रिपल बॉन्ड है तो पर्ची पे है, इधर देखो यहां पर। ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ। अब NH का देखो 391, लेकिन OH का देखो 463। तो NH से ज्यादा OH का क्यों है? कोई बताएगा मेरे को? वेरी गुड, एक बच्चे ने बोला, शादी वाले बच्चे ने। हाँ, और बाकी लोगों के दिमाग में नहीं आया? ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को पकड़ के रखेंगे ना, जाने देंगे क्या आसन से? अरे भाई पोलैरिटी ज्यादा है ना वहां पर। अब ये डिपेंड करता है रिएक्शन के टाइप पर, कुछ जगह ये वीक हो जाता है, वो अपन देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो। हाँ, O डबल बॉन्ड O, ये वाले लेडीज पीछे जाओ, ये हाँ, O डबल बॉन्ड O कितना है? 498। जबकि C डबल बॉन्ड C कितना था? अरे बोलो ना। हाँ, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका एनर्जी ज्यादा है। रीजन, ऑक्सीजन इज स्मॉलर इन साइज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एन ट्रिपल बॉन्ड एन 945, इधर जबकि कितना है ट्रिपल बॉन्ड में? 839, मतलब और ज्यादा स्टेबल। नाइट्रोजन हाईली स्टेबल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इनर्ट गैस के जैसा, लेकिन इनर्ट गैस है नहीं वो। इनर्ट गैसेस कौन रहते हैं अपने? इधर वाले, अरे बोलो ना। हाँ, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स कॉपी। हाँ, चलो ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन भी
जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करता है, हाईली स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज थी आपको बताने के लिए। इनको कहते हैं यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। समझा? कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको फटाफट लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब थोड़ा सा बेसिक और उसको कंटिन्यू करते हैं हम। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया। एक्स वाई ब्रेक करेंगे आप, तो एक्स गैसियस और वाई गैसियस मिला आपको। इसके लिए जो एनर्जी लग रही है हम उसको बोल रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी। तो इसका यूनिट क्या रहने वाला है? जनरली किलो जूल पर मोल। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, किलो जूल पर मोल। इसके और क्या कन्वर्जन होते हैं हम बाद में देखेंगे। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं? किलो जूल मोल इनवर्स। और ये बेसिक तो आपको पता है कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। और आप 1000 जूल को और कैसे लिख सकते हैं? 10 टू पावर 3 जूल। समझा आपको? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। ओके, और रिवर्स आना था तो पावर क्या में लिखना पड़ता है? माइनस में। जैसे आप जूल से किलो जूल में जाना है अपने को, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 किलो जूल। समझा? अगर आपको किलो जूल से जूल में जाना है तो 10 टू पावर 3, लेकिन जूल से किलो जूल में आना है तो 10 टू पावर -3। 3 जीरो है, 3 डिजिट का डिफरेंस। ठीक है, ओके। ये छोटा पॉइंट है, इसको याद रखो। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, इट ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या रहती है? ये पॉजिटिव, क्योंकि आप सप्लाई कर रहे हैं ना एनर्जी, और जो ऐड होती है एंडोथर्मिक ऐड जो करते हैं आप उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं उसको? तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा यहां पर क्या रहने वाली है? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, चलो हम और आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम जब भी कैलकुलेट करेंगे कौन से फेज में करेंगे? गैस फेज। इसको गैस फेज में लिया जाता है। आप ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ नहीं देखेंगे कि यहां पर फॉर एग्जांपल क्लोरीन है और लिक्विड लिखा हुआ है, या हम बोलेंगे ब्रोमीन है और लिक्विड लिखा हुआ है और वो बना रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको पहले ब्रोमीन को हीट करके क्या करना पड़ेगा? गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब पहले Br2 लिक्विड कन्वर्ट क्या में होगा? Br2 गैस। इसके लिए अलग हीट लगेगी। फिर वापस आप Br2 गैस को लेंगे, Br2 गैस, और इसको ब्रेक करेंगे तो अपने को मिलेंगे 2 Br गैसियस स्टेट में। तो यहां जो हीट लगने वाली है वो है अपनी एंथैल्पी डिसोसिएशन। समझा आपको? और यहां जो हीट सप्लाई करेंगे आप वो क्या कहलाएंगे? लिक्विड से गैस में जा रहे वेपोराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन अलग लगेंगी, फिर उसके बाद डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग लगेगी। समझा? डायरेक्ट लिक्विड से गैस में नहीं। समझा? सॉरी, डायरेक्ट लिक्विड से इसमें नहीं आएंगे आप, गैस एटम्स में। समझा आपको? अरे समझा क्या पॉइंट? ठीक है, चलिए अब टाइप्स में हमने देखे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के। एक हमने पढ़ा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और दूसरा एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, क्या सब लोग जाग रहे हैं? सब लोग जाग रहे हैं। मीन एवरेज भी हो गया अपना। अब ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, तो ये भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अब यहां पर हम देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड, सीसी सिंगल बॉन्ड को कितना लग रहा है? 348, जबकि सीसी डबल बॉन्ड को 614 और सीसी ट्रिपल बॉन्ड को 839। नंबर ऑफ बॉन्ड जो बढ़ रहा है इनको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। पप्पू इधर देखो, क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन क्या है बॉन्ड एंथैल्पी से? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी ज्यादा। तो सीसी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी लगेगा सीसी डबल बॉन्ड को, सीसी डबल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी लगेगा सीसी ट्रिपल बॉन्ड को। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए ऑर्डर के साथ उसका रिलेशन। दूसरा आपको याद रखना है एटॉमिक साइज इफेक्ट। तो ये पहला हमने देखा यहां पर बॉन्ड ऑर्डर के साथ में। अब सेकेंड पॉइंट जो देख रहे हैं हम यहां पर उसी से रिलेटेड, वो क्या बोल रहा है, एटॉमिक साइज इफेक्ट। एटॉमिक साइज इफेक्ट, ठीक है। तो आप देखो वहां पर HF is greater than HCl, greater than HBr, greater than HI। अपने को पता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। और हाइड्रोजन तो कॉमन है यहां पर साइज में, हाइड्रोजन कॉमन है साइज में। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, समझा आपको। तो यहां पर एटम का साइज बड़ा हो रहा है, HF से बड़ा HCl, HCl से बड़ा HBr, HBr से बड़ा HI। तो साइज बढ़ रहा है एटम का, तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा ना। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा। अरे बोलो ना, इस एटम का न्यूक्लियस और इस एटम का इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे ना, तो अट्रैक्शन वीक हो रहा है। अट्रैक्शन वीक हो रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है। बॉन्ड वीक हो रहा है तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा ना। इसलिए अपने को ज्यादा एनर्जी वहां लगेगा जहां पर अपने को, बोलो बोलो, स्मॉल एटम है, वहां एनर्जी ज्यादा लगेगा ब्रेक करने के लिए। एटम का साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। चलो पॉइंट नंबर 3, थर्ड नंबर का पॉइंट, ओके, बॉन्ड एंथैल्पी रिलेशन। जो बॉन्ड लेंथ से है, जो इसी से रिलेटेड पॉइंट है, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डायरेक्टली इन सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कल देखा ना बॉन्ड लेंथ हमने, हाँ, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, समझा आपको। इनवर्स रिलेशन है ना। अरे भाई ये बड़ा है ना बॉन्ड, ये थोड़ा कम है, ये और कम है, ये और कम है, समझा आपको। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आ गया। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है FF बॉन्ड एक एक्सेप्शन है। वो बोल रहा है कि यहां पर जो पॉइंट है उसको थर्ड में काउंट करते हैं, एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस। उसमें एक्सेप्शनल में पहला है यहां पर F2। फ्लोरीन, जैसे हमने एक पॉइंट अभी देखे थे, आपने देखा होगा, N बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी किसका था, OO का। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, स्मॉल साइज है, अट्रैक्शन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, सेपरेट करना मुश्किल, मतलब एनर्जी ज्यादा। अरे बोले ना अपन ने। फिर आप बोलेंगे F का निगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, वो तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये है कि F इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन क्राउड ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा और बोलो बोलो साइज कम, जिस वजह से यहां पर होता है हाई रिपल्शन। क्या होता है, और रिपल्शन से वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए अपने को एनर्जी बहुत कम मिलता है फ्लोरीन के अंदर। तो फ्लोरीन शोज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर टू क्लोरीन, बिकॉज ऑफ रीजन क्या लिखेंगे आप यहां पर, रिपल्शन, रिपल्शन वेरी स्मॉल साइज, समझा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या सब लोग तैयार हैं? ओके, बी यानी सेकेंड पॉइंट दे रहा है एक्सेप्शन के अंदर वो OO एंड NN सिंगल बॉन्ड। तो आप देखेंगे OO के अंदर 146 और NN के अंदर 163। अरे देखो ना भाई, इसी के अंदर एक पॉइंट उसने दे दिया है। क्या बोल रहे देखो, OO का कितना है बोलो, 146, और NN का कितना है, 163।
रीजन क्या दिया है? वीक ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, वीक ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, ईएन वैल्यू ज्यादा, ईएन वैल्यू ज्यादा इन दोनों की, साइज स्मॉल एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, ईएन वैल्यू ज्यादा है, स्मॉल साइज है, तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या लगेगी? ज्यादा। नाइट्रोजन का ईएन वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन का ईएन वैल्यू कितना है? 3.5, जबकि नाइट्रोजन का ईएन वैल्यू कितना है? 3। अरे मालूम है कि नहीं है? तो यहां वैल्यू क्या है इसकी? ईएन वैल्यू ऑक्सीजन से कम है, और एटॉमिक साइज क्या है? अरे बोले ना, ज्यादा। इसलिए यहां पर रिपल्शन और वीक रहेगा, बॉन्ड बॉन्ड वीक रहेगा, आसानी से ब्रेक होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या? 163। अरे भाई मैं जैसा बोल रहा वैसा होना चाहिए था ना, लेकिन ये सब यहां पर काम नहीं कर रहा है। क्यों? इसको एनर्जी ज्यादा क्यों लग रहा है? तो उसने दिया वहां पर उसका रीजन, वीक ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। इसके पास एक ही लोन पेयर है, जबकि इनके पास 2 लोन पेयर है। इतनी कम जगह में इतने सारे लोन पेयर आएंगे तो एक दूसरे को धक्का बुक्की जो आप लोग करते हैं ना, सरक 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 सरक, अरे बराबर है कि नहीं है? तो इसके पास लोन पेयर एक है, जबकि ऊपर लोन पेयर ज्यादा है, तो हम कहेंगे यहां पर हाई रिपल्शन। क्या लिखेंगे आप? हाई रिपल्शन ड्यू टू एक्सेस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर 2 है ऑक्सीजन के पास, O2 के पास, जिससे बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक, बॉन्ड बिकम्स वीक। क्यों हुआ बॉन्ड वीक? रिपल्शन ज्यादा और बॉन्ड वीक हो जाएगा ना उससे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में लड़ेंगे ना, लोन पेयर आपस में रिपेल करेंगे। यहां पर एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा होगा? तो रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक, और वीक होने से वैल्यू क्या हो गई? कम। समझा? चला पुढे जायचं। एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ये हाईली स्टेबल हो जाता है। हाई बॉन्ड ऑर्डर 3 है, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं यहां पर। इफेक्टिव ऑर्बिटल, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ओके, और इनर्ट नेचर जो मैंने अभी आपको पहले बताया। पॉइंट नंबर 5, बॉन्ड इंथैल्पी वर्सेस बॉन्ड एनर्जी। जरा देखो इधर, छोटा सा पॉइंट है लेकिन देख लो। बॉन्ड इंथैल्पी की बात होती है जब हम गैस फेज पर अप्लाई करते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल को गैसियस स्टेट में लिया और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगाया उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। समझा? अरे बोलो ना हाउ। लेकिन किसी भी फेज में जब बॉन्ड ब्रेक किया जाता है उसको सिंपली बोलते हैं एनर्जी। अब वो वहां पर जो ब्रोमीन है वो लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एनर्जी लग रही है। लेकिन अपने को ये तो पता रहेगा, अगर कोई मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में तो उसके एटम सेपरेट करने में एनर्जी ज्यादा लगता है, और लिक्विड रहा तो एनर्जी कम, गैस रहा तो और कम। समझा आपको? तो इन जनरल जब किसी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन गैसियस स्टेट में जब बॉन्ड ब्रेक किया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड इंथैल्पी। समझा? अरे समझा क्या? पॉइंट नंबर 2, आप लोग जरा ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर 2, बॉन्ड इंथैल्पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको लेबोरेटरी में किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जबकि ये थियोरेटिकल है। बॉन्ड एनर्जी हम इसको थियोरेटिकली कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्रैक्टिकली हमने किया कि CH बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतना इतना एनर्जी लगता है। अरे बोलो ना, हमने इंथैल्पी निकाला, वो प्रैक्टिकल रहता है। लेकिन अपने को हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सॉलिड या लिक्विड, पहले लिक्विड या गैस में जाएगा, उसको कितनी एनर्जी लगी, उसके बाद फिर कितनी एनर्जी लगेंगी उसको एटम्स को अलग करने के लिए, जिसको हम इंथैल्पी बोलते हैं। उन सबको जोड़ो, कैलकुलेट करके उसको बना लिया जा सकता है, वो होता है बॉन्ड एनर्जी। थियोरेटिकल नहीं समझा? फिर से देखो, फिर से देखो।
ये कोई सॉलिड है, समझा आपको? सॉलिड को हमने हीट किया तो अब वो क्या बन गया है? लिक्विड। लिक्विड को हमने हीट किया है तो अब वो क्या बन गया है? गैस बन गया है। ठीक है, फिर अब इस गैस को हमने ब्रेक किया है तो अब वो दो एम बन गए गैसियस स्टेट में। समझा आपको? इसके लिए जो एनर्जी लगा हमने उसको कहा डेल्टा एच फ्यूजन। इसको हमने क्या किया? डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इसको हमने कहा डेल्टा एच डिसोसिएशन। समझा आपको? एटम ब्रेक हो गए। तो इस ये प्लस ये टोटल आएगा, इसको हम बोलेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बोलेंगे हम इसको? हम पेपर पे कर रहे हैं ना इसको, ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू निकाला, फिर उसको ऐड कर दिया तो वो हो गया बॉन्ड एनर्जी। समझा आपको? लेकिन ये सिर्फ नीचे वाला अगर अलग से आप लेंगे तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू आप निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। समझा आपको? इंडिविजुअल अगर निकालेंगे उसको। उसके बाद ये मोर एक्यूरेट होता है और ये लेस स्पेसिफिक, मतलब हम अंदाजे पर उसको ऐड कर रहे हैं ना, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आते हैं अपने को मालूम नहीं है ना, इन्वायरमेंट कैसा था, टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट था, तमाम चीजें, तो वो एक अंदाजन रहते हैं और ये मोर एक्यूरेट होते हैं। ओके, 6 पॉइंट यहां पर आप देखेंगे, यूज ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी इन थर्मोकेमिकल या थर्मोकेमिस्ट्री यानी थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच हम निकाल सकते हैं सिंपली। कैसे? बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ द ब्रोकन माइनस बॉन्ड इंथैल्पीज और फॉर्म। कितने बॉन्ड ब्रेक हुए उसकी एनर्जी, कितने बॉन्ड फॉर्म हुए उनकी एनर्जी। तो ब्रेक वाले बॉन्ड का टोटल एनर्जी माइनस नए बॉन्ड जो बने उन सबका एनर्जी, आप माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा पूरे रिएक्शन का एनर्जी। समझा? ये आगे आएगा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में। अगेन ये वैल्यू तो मैंने आपको बता दिया था, तो अभी आप फटाफट लिखेंगे पेज नंबर 4 से।